हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में अपना बीएसटी का आगे का कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक कर लिया था हमने फटीग स्टडी के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में शुरू करना है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये क्या था, टेलर ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है कि टेलर ने इसको इंट्रोड्यूस किया। टेलर वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस वेज सिस्टम। ही वॉन्टेड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। वो क्या था, उसकी सोच क्या थी टेलर की कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में डिफरेंशिएट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि एफिशिएंट वर्कर को ये लगेगा मेरे को अच्छा काम आता है तो मेरे को ज़्यादा पेमेंट मिल रही है, और इनएफिशिएंट को क्या होगा कि यार मेरे को थोड़ा कम काम आता है तो मेरे को कम पेमेंट मिल रही है, तो थोड़ा मोटिवेटेड रहेगा। ठीक है। द स्टैंडर्ड टाइम एंड अदर पैरामीटर्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी डिस्कस्ड अबव। वर्क स्टडीज के बेसिस पे हमने क्या फाइंड आउट किया, डिफरेंट जो थे पैरामीटर्स फाइंड आउट करें कि जिनके बेसिस पे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सके, एफिशिएंट वर्कर को, इनएफिशिएंट वर्कर को। द वर्कर्स कैन देन बी क्लासिफाइड एज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। ही वांटेड टू रिवॉर्ड एफिशिएंट वर्कर्स। उन्होंने क्या पॉलिसी थी कि एफिशिएंट वर्कर को तो रिवॉर्ड मिले। सो ही इंट्रोड्यूस डिफरेंट रेट वेज पेमेंट फॉर दोज हु परफॉर्म अबव स्टैंडर्ड एंड फॉर दोज हु परफॉर्म बिलो स्टैंडर्ड। तो जो अबव स्टैंडर्ड टास्क को परफॉर्म करेंगे उनको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, और जो बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्म करेंगे उनको नहीं मिलेगा। क्लियर, ये पॉलिसी उन्होंने अपनाई। डिफरेंट वेज रेट अपनाएंगे, डिफरेंट वेज उसको दिया जाएगा। जो स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड अबव स्टैंडर्ड परफॉर्म करेगा उसको डिफरेंट वेज ज़्यादा वेज रेट मिलेंगे, और जो बिलो स्टैंडर्ड करेगा उसको कम वेज रेट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर पर डे इज 10 यूनिट्स। हर वर्कर हर दिन में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। दोज हु मेड स्टैंडर्ड और मोर देन स्टैंडर्ड विल गेट 50 पर यूनिट। जो स्टैंडर्ड यूनिट जो 10 यूनिट पर डे बना देंगे और उससे ज़्यादा बना देंगे उनको क्या मिलेगा, 50 पर यूनिट मिलेगा अमाउंट। ठीक है। एंड दोज बिलो विल गेट 40 पर यूनिट। जो 10 से भी कम प्रोड्यूस करेंगे उनको क्या मिलेगा, 40 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगा। नाउ an efficient worker making 11 units can get 550 per day, whereas a worker who makes 9 units will get 9 multiply 40 360 per day। तो नुकसान किसको रहा, इनएफिशिएंट वर्कर को। तो वो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करेगा जिससे उसको ज़्यादा वेज रेट मिले। ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेलर द डिफरेंस ऑफ 190, तो 550 माइनस 360 डिफरेंस आता है कितना, 190, शुड बी इनफ फॉर इनएफिशिएंट वर्कर टू बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर। तो मोटिवेट करने के लिए 190 का डिफरेंस काफ़ी था। फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस टेलर गिव्स द एग्जांपल ऑफ अ वर्कर नेम्ड सचिन हु विल एबल टू अर्न 60% मोर वेजेस फ्रॉम $1.15 टू $1.85 ऑन इंक्रीजिंग पिग आयरन लोडिंग फ्रॉम 12.5 टन पर मैन पर डे टू 47 टन पर मैन पर डे। तो उन्होंने उसका एग्जांपल दिया अपनी रियल लाइफ से कि वो पहले 12.5 टन ही काम करता था, अब वो 47 टन पर मैन पर डे काम करता है, जिससे क्या एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई और डॉलर में इतना इंक्रीज हो गया उसकी इनकम में। बेथलेहम स्टील वर्क्स बाय फॉलोइंग साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव a relook at the technique of scientific management as comprising a unified whole of Taylor's perception of efficiency. Search of efficiency requires the search of one best method, and the chosen method must lead to the determined of a fair day work. ठीक है। तो स्टडी करके हमने बेस्ट वे निकाला किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का, और उस बेस्ट वे में जो उसमें वो बेस्ट से भी बेस्ट परफॉर्म करता है उसको फेयर डे वर्क निकाला। ठीक है। ठीक है। तो उस जो बेस्ट मेथड है उसमें बेस्ट से बेस्ट वर्क जो कर रहा है उसके बेसिस पे एवरेज रेशियोज निकाल के फेयर डे वर्क, तो एक दिन का फेयर निकाला गया। There must be a compensation system that differentiates those who are able to exceed the fair day work. This differential system must be based on the premises
premise that efficiency is the result of the joint effort of the managers and workers. तो एट द एंड एफर्ट जॉइंट किसके थे, मैनेजर्स और वर्कर्स के, जिससे हम बेटर रिजल्ट मिले. Thus rather than quarreling over share of resultant surplus, ठीक है, अगर हम उस लड़ाई करने की बजाय, जो सरप्लस पोर्शन उस पर लड़ाई करने की बजाय, द वर्कर एंड मैनेजर शुड वर्क इन हार्मनी फॉर मैक्सिमाइजेशन द आउटपुट रादर देन रिस्ट्रिक्टिंग. ठीक है, तो बेकार की लड़ाई बंद करके मैनेजर्स और वर्कर को हारमोनियसली काम करना चाहिए, जिससे मैक्सिमम आउटपुट होगी और जिससे उनकी अल्टीमेटली इनकम बढ़ जाएगी. क्लियरली द सम एंड सब्सटेंस ऑफ टेलर्स आइडिया लाइज नॉट इन disjoint description of principle and techniques of scientific management but in the change of mindset. तो mindset में change करना उनका main aim था, which he referred to as mental revolution. Mental revolution involves a change in the attitude of worker and management towards one another from competing to cooperation. ठीक है, तो मैनेजमेंट और वर्कर का कंपटीशन ना करा के दोनों का कोऑपरेशन कराना, ये उनका मेंटली रिवॉल्यूशन था. बोथ शुड रियलाइज दैट दे रिक्वायर वन अनदर, दोनों को एक दूसरे की रिक्वायरमेंट है. बोथ शुड एम टू इंक्रीज द साइज ऑफ सरप्लस एट द अल्टीमेट प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज करना है. दिस वुड एलिमिनेट द नीड ऑफ एनी एजुकेशन. मैनेजमेंट शुड शेयर अ पार्ट ऑफ सरप्लस विद वर्कर्स. ठीक है, मैनेजमेंट को ये नहीं होना चाहिए कि सारा सरप्लस पोर्शन खुद ही खा गए, उनको शेयर करना चाहिए वर्कर्स के साथ. वर्कर्स शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट देयर माइट सो दैट द कंपनी मेक्स प्रॉफिट. तो अगर वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे सरप्लस का कुछ पोर्शन, तो वर्कर्स क्यों नहीं अपना बेस्ट एफर्ट डालेंगे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. दिस एटीट्यूड विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए अच्छा था, एंड ऑल्सो फॉर द कंपनी के लिए भी अच्छा था. इन द लॉन्ग रन ओनली वर्कर्स वेल बीइंग विल एंश्योर प्रोस्पेरिटी ऑफ अ बिजनेस. ठीक है, तो अच्छा वर्कर, जो वर्कर को अच्छे से रख रहा है, वही क्या है, अच्छा बिजनेस है. नाउ हैविंग स्टडीड द एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं हम, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वी कैन कंसिडर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सेम एट द टाइम ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड इन द प्रेजेंट. ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर के केस में भी हम इन सब चीज़ों को कंसीडर करेंगे. एफ.डब्ल्यू. टेलर के हम केस में हम पढ़ चुके हैं सब चीज़ें. वी कैन ऑल्सो एग्जामिन द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. टुडे मैनी न्यू टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड एज अ सीक्वल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है साइंटिफिक मैनेजमेंट जो पहले था. ऑपरेशंस रिसर्च वॉज डेवलप्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर to optimize the deployment of war material. Similarly, assembly line was also discovered by F.W. Taylor, which was used very successfully by Ford Motor Company for manufacturing Model T car for the masses. ठीक है, तो लोगों के लिए F.W. टेलर ने बहुत सी चीज़ें आगे जाके जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थी उसको इम्प्रूव करके उन्होंने फोर्ड मोटर को ये चीज़ें समझाया, जिससे क्या लोगों के लिए उन्होंने मॉडल टी कार लॉन्च करी. दिस कंसेप्ट इज मच यूज नाउ. द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग. नाउ अ डे rebooting, robotic and computers are being used in production and other business activities. This is part of scientific management of these activities. ठीक है, कि किस चीज़ का पार्ट है, साइंटिफिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है. इट हैज़ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लेवल में इंक्रीज हो गया. द टेक्निक ऑफ ऑपरेशन रिसर्च हैव ऑल्सो बीन डिप्लॉयड एंड आर बीइंग यूज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, तो टेक्निकल इंप्रूवमेंट हुआ, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के नए रूल के हिसाब से यूज़ किया जाने लगा. द बॉक्स बिलो गिव्स मीनिंग एंड शो सम टर्म्स यूज्ड इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्यूल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. अब तक हमने किसके पढ़े, टेलर के पढ़ चुके हैं हम सारी चीज़ें. अब पढ़ने शुरू करेंगे फ्यूल के, वो आप पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास से. ठीक है, तो यहाँ पे अपना टेलर का सिस्टम खत्म हो जाता है. टेलर की एप्लीकेशन से दी हुई है, इनको बारे में आप खुद पढ़ लेना. क्लियर, अगली क्लास से हम पढ़ेंगे हेनरी फ्यूल के बारे में.